वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर हम लोग कंप्लीट 4 कर चुके हैं। आई गेस ये 5वां लेक्चर होगा, ठीक है। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो करते चलिए। 2-4 लेक्चर और बचे हैं, फिजिक्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग केमिस्ट्री और बायो शुरू करेंगे। पूरी साइंस ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए टारगेटेड वीडियो है, थ्योरी है। फिर इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज़ लेके आएंगे, वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। क्या होता है वायुमंडलीय दाब? देखो, आपने ये पढ़ा है कि हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मतलब जिसको आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब कहते हैं। और इन सब में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो यही हमारे अर्थ के जो वायुमंडल है, ठीक है, उस वायुमंडल से जो प्रेशर पड़ता है हमारे पे, उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर पे जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो हम पे प्रेशर पड़ता है, एयर्स का, गैसेस का, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि आप अर्थ से बाहर निकल जाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, इसलिए इस पे ये चलता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु के स्तंभ के भार के बराबर होता है। कहने का मतलब है, जैसे आप हो, आपके ऊपर जितना एयर प्रेशर पड़ेगा, कितना पड़ेगा? हमारे ऊपर पता है 30 हाथियों के बल के बराबर प्रेशर पड़ता है, पर उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं कैसे? प्रेशर के थ्रू, ठीक है। तो जो भी प्रेशर पड़ता है हमारे वायुमंडलीय दाब के कारण वायुमंडल के क्षेत्रफल पे, हमारे पर्टिकुलर क्षेत्रफल पे, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? तो समुद्र तल पर ये कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, या 1.013 इंटू 10⁵ पैस्कल होता है। वायुमंडलीय दाब की यथार्थ माप के लिए सर्वप्रथम किसने शुरुआत करी थी? इटली के वैज्ञानिक इवेंगलिस्टा टोरिसेली ने शुरुआत करी थी, नाम याद रखने का। अब वायुमंडलीय दाब का फॉर्मूला जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो होता है HdG। एच मतलब जैसे आप समुद्र में नीचे चलते चले जाओगे हाइट में, डेंसिटी और ग्रेविटी। किसी भी वायुमंडलीय दाब के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी। जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप हवा में ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेज़ी से क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है वायुमंडल दाब HdG। प्रयोग में पाया गया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। यानी समुद्र तल पे कितना होता है प्रेशर? 76 सेंटीमीटर, जो कि 1 mm HG दाब का तुल्यांक दाब होता है। टॉर जो होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। एक टॉर जो होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। एक टॉर किसके बराबर होता है? 133 पास्कल, ठीक है। कह रहा है औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान, औषधि विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में दाब की मात्रा के रूप में हम किसका यूज करते हैं? mm का यूज़ करते हैं, जो मरकरी यूज़ करी जाएगी। तथा टॉर का उपयोग किया जाता है, mm और टॉर का, ठीक है। और मौसम विज्ञान में दाब का सामान्य मात्रक बार होता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। जब आप कोई वैज्ञानिक औषधि में यूज़ करोगे तो mm यूज़ करोगे प्रेशर में। जैसे हम नहीं अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं तो mm में मापते हैं। और जब मौसम विज्ञानी प्रेशर मापते हैं तो वो बार में मापते हैं। किसमें? बार, मिली बार, इन सब में, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसका यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है। अगर वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एकदम से वो गिरने लगा, तो इसका मतलब क्या है? आंधी तूफान आएगा, एकदम से बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो भी क्या होगा? मौसम खराब होने की जगह क्या हो जाएगा? मौसम ठीक होगा। स्टेबल है तो मौसम ठीक है, ठीक है। तो आंधी तूफान अगर आने की संभावना व्यक्त करता है तो अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरने लगता है। तो आपको ये याद रखना है, बैरोमीटर में मेजर करते हैं, ये याद रखना है। 76 सेंटीमीटर पानी में होता है, यानी 76 सेंटीमीटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक टॉर 133 पास्कल। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेंसिटी, घनत्व। अब जैसे देखो, आपने देखा लकड़ी, लोहा और रुई ले लो, ठीक है। अब घनत्व मतलब जिसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होंगे, तो जो सॉलिड होता है ना, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। सॉलिड मतलब जो कैसा होगा? सॉलिड होगा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। फिर लिक्विड, गैस, ऐसे करके। घनत्व मतलब जिसमें पार्टिकल बहुत क्लोज पैक होते हैं सॉलिड में, तो डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे आप लकड़ी को पानी में डूबा फेंको तो नहीं डूबेगी, लोहा डूब जाता है ना। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। यानी डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल सी चीज़ है। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसको D से व्यक्त करते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है? आप देखो, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम,
आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब होता है सही मात्रा। क्या होता है? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये कैसी है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि घनत्व की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये अदिश राशि हो गई। ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्रव जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, मतलब कंप्रेसिबल नहीं होते। जैसे गैस है, कंप्रेस होती है ना, दबती है ना, तो उसमें प्रेशर लगता है। और द्रव द्रव जो होता है आप दबाओ वो निकल जाएगा कहीं और से, है ना, कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी असंपीड्य होते हैं। इसलिए किसी द्रव का जो सबका घनत्व होता है सभी दाबों पर अचर रहता है, मतलब सेम ही रहता है। प्रेशर जो होगा लिक्विड का, जो घनत्व होता है वो सेम रहता है सब जगह। क्यों? क्योंकि लिक्विड असंपीड्य होते हैं। तो ये असर्शन रीजन में आ सकता है कि द्रव असंपीड्य होते हैं। क्यों? क्योंकि हर द्रव का जो घनत्व होता है वो एक समान होता है हर दाब पर, ठीक है। और इसी के विपरीत जो गैस होती है, देखो, वो दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन दर्शाती हैं। अब अगर गैसों में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे ब्यूटेन वगैरह, देखो, कंप्रेसिबल गैस क्या होगी, कंप्रेस करेंगी ना तो अपने आप वो दबती हैं, उनके घनत्व बढ़ जाएगा, घट जाएगा अगर प्रेशर कम ज़्यादा आप करोगे, सिंपल चीज़। और लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है 1.0 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब होता है, ठीक है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरा, अगर किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, अपेक्षिक घनत्व जो होगा उस पदार्थ का घनत्व तथा जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व का अनुपात होता है। मतलब जैसे आपको अपेक्षिक घनत्व निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो भी पदार्थ उसमें डालेंगे उसका घनत्व, पदार्थ का घनत्व, और अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। मतलब अपेक्षिक और घनत्व में ये फर्क है, यहाँ पे घनत्व में वॉल्यूम लेते हैं जो लिक्विड है, और अपेक्षिक घनत्व में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का कितना घनत्व होता है वो लेते हैं, और जिस पदार्थ को आपने उस पानी में डाला है वो ले लेंगे, ठीक है। तो अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, उस पदार्थ के घनत्व तथा जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व का अनुपात, ठीक है। और अपेक्षिक घनत्व विमाहीन होता है, धनात्मक अदिश भौतिक राशि है ये, ठीक है। जैसे एल्युमिनियम का अपेक्षिक घनत्व कितना है, 2.7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड प्रेशर क्या होता है या द्रव दाब क्या होता है। किसी द्रव द्वारा बर्तन की तली व दीवारों पर लगने वाले दाब को द्रव दाब कहते हैं। अब जैसे ना लिक्विड है, अब पेप्सी पियोगे आप, अब पेप्सी ये भरी हुई है, यहाँ से पेप्सी को खोलोगे तो यहाँ से निकलेगी, मतलब गैस देखते होगे ना, झाग बन के निकलती है, और पेप्सी में यहाँ से छेद कर दो, यहाँ से बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि द्रव जो होता है वो चारों तरफ, मतलब जहाँ जहाँ वो होता है ना, सब जगह समान प्रेशर लगाता है। कभी आप देखो ना, ग्लास है, जो ग्लास में अब यहाँ छेद कर दो, यहाँ दोनों तरफ से पानी बराबर निकलेगा, पर हाइट से मैटर करता है। अगर आप यहाँ छेद करो एक ग्लास में तो पानी यहाँ निकलेगा, और हाइट पे छेद करो तो दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो द्रव दाब सिंपल सी चीज़ क्या होती है, द्रव दाब दो बर्तन की तली दीवारों पर द्रव लगाता है उसको बोलते हैं। और द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का दाब क्या होता है, P=HdG, ठीक है। द्रव दाब के नियम क्या है, द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। अब जैसे ये पिक्चर देखिए, अब देखिए ये पानी है, अब इन सब में समान प्रेशर लग रहा है, इन सब में प्रेशर एक जैसा लग रहा है, पर हाइट का मैटर। अब अगर ये होल मैं यहाँ भी कर दूँ तो ये इसी सेम हाइट से गिरेगा, मतलब इसी स्पीड से गिरेगा। देखिए ज़्यादा दूर जा रहा है, और इसकी जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ तो ये कम दूर जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जितना आप नीचे जाओगे ना पानी के अंदर, उतना प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। जितना हाइट बढ़ेगी ना आपकी सरफेस से नीचे, प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि P=HdG होता है। जितनी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने का मतलब समझो ऊपर जाना नहीं हुआ, पानी के अंदर जा रहे हो ना आप डीप में, तो उतना प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ग्रेविटी अपने आप कम होती जाएगी जब नीचे जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना, बाकी समान प्रेशर लगाता है सब जगह, पर हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। मतलब देख रहे हो ना, ग्लास में पानी भरा है तो सब दिशाओं में एक समान होता है। और द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। मतलब जो प्रेशर पड़ रहा है वो देखो इसके परपेंडिकुलर ही तो होता है, द्रव के ना परपेंडिकुलर होता है। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मतलब आप लोटे में पानी भर दो या ग्लास में भर दो, उससे कोई मतलब नहीं, वो समान प्रेशर ही लगेगा पानी का, ठीक है। तो उससे मैटर नहीं करता है, आप चाहे शेप कैसा भी रखो अपने पदार्थ, मतलब जो आकार है उसका जिसमें वो पानी भरा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है ये समझिए सबसे पहले। देखिए पृष्ठ तनाव समझने के पहले ये एक चीज़ देखिए, ये देखिए इसके बाल अभी गीले हैं ना। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ याद रखिए, लिक्विड में लगता है। किस में लगता है? सिर्फ लिक्विड में लगता है। पृष्ठ तनाव क्या करता है, किसी भी क्षेत्रफल में एक खिंचाव पैदा करता है, मतलब एरिया को कम कर देता है। अब जैसे इसके बाल देखो, अभी बढ़िया सूखे हो तो मस्त लहर आएगी, अदाएँ दिखाएगी। अभी बाल भीग गए तो एकदम चिपक गए एक जगह, है ना,
मतलब एरिया को कम कर दिया, इसने छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि द्रव जो होता है खिंचाव पैदा करता है, ठीक है, क्या करता है, एक पृष्ठ पे तनाव लगाता है, खिंचाव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे आप ये देखिए, पेंट वाले ब्रश होते हैं, सूखे होते हैं, पानी में डालो तो चिपक जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। मतलब दाढ़ी वाला ब्रश है, देखा होगा, पानी में डुबाता है तो एकदम कैसा हो गया, चिपक गया, है ना, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। जब बाहर निकालेगा तब पृष्ठ तनाव, पानी छोड़ेगा तब कम होता है, ठीक है। ऐसे ही बाल सुखा लेगी तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बस आपको ये याद रखना है, लिक्विड में लगता है पृष्ठ तनाव, ठीक। ये एरिया को क्या करता है, कम कर देता है, एरिया को कम कर देता है, क्षेत्रफल को, क्योंकि खिंचाव पैदा करता है, क्या करता है, स्ट्रेन डालता है। ये डेफिनेशन देख लीजिए अब एक बार। कह रहा है किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है तथा एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, इसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है। किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल है ना, न्यूनतम क्षेत्रफल कवर करेगा, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, मतलब उसको जो एरिया होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति, पहली चीज़, लिक्विड कैसा है, चिपचिपा लिक्विड है, जैसे हनी है या पानी है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा है उसका, ठीक है, और उसका माध्यम, इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव अपने आप कम होता जाता है। अब जैसे लड़की देखा बाल गीले हैं, अब ड्रायर मारेगी, है ना, पानी सूखा लेगी बाल से, तो वो अपने आप पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, बाल मस्त उसके लहरेंगे, मस्त लहराएगी बाल, समझ गए। तो जितना ज़्यादा गीला होगा, जितना ज़्यादा कोई चीज़ें में टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो अपने आप पृष्ठ तनाव कम होता जाएगा। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है और आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव भी शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है और आदर्श द्रवों का भी पृष्ठ तनाव शून्य होता है, ठीक है। दूसरा, यदि किसी द्रव का भार नगण्य है, द्रव का भार कैसा, नगण्य है, तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण के लिए वर्षा की एक बूंद। देखिए, जिस भी द्रव का भार नगण्य है, मतलब आप क्या वर्षा की बूंद को नाप सकते हो, तो उसकी आकृति गोलाकार ही होगी। जैसे उदाहरण के लिए कौन हो गई, वर्षा की बूंदें, साबुन के बुलबुले, ये सब पूर्ण गोलाकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना कि वर्षा की बूंदें, साबुन के बुलबुले, ये सब पूर्ण गोलाकार होती हैं, क्योंकि ये नगण्य है, पहली चीज़। और इसका कारण ये है कि बूंद वह आकृति धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ठीक है। कम से कम न्यूनतम ऊर्जा स्थितिज की हो, स्थितिज ऊर्जा होगी, इसलिए वो वही रूप धारण करती है। और यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा तब न्यूनतम होगी जब उसका क्षेत्रफल कम से कम हो, ठीक है। याद रखना, क्षेत्रफल जितना कम से कम हो। और आपको पता है द्रव क्या करेगा, खिंचाव करता है तो उसको छोटे से छोटा कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव से सवाल बहुत आता है। तो सबसे पहली चीज़, द्रव में लगता है, एरिया को कम कर देता है, खिंचाव पैदा करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे पृष्ठ तनाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी घटने लगेगा। क्रांतिक ताप पर यह शून्य होता है। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव शून्य होता है। और जो नगण्य भार वाली चीज़ें होती हैं वो पूर्ण गोलाकार होती हैं, क्योंकि वो कम से कम स्थितिज ऊर्जा लेती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब, ससंजक और असंजक बल। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्योरी आपने अगर पढ़ ली ना तो आप सब कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए, ससंजक बल जो होता है, देखो आपको अगर पता हो आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ कोई भी जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जिन्हें अणु कहते हैं, और ये अणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से खिंचाव के थ्रू अट्रैक्ट हैं। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, किसके बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, उसे ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। जैसे बारिश बूंदों में गिरती है, क्योंकि पानी के अणुओं में उनके बीच मजबूत ससंजक बल होता है, पानी पानी के बीच, ठीक। ससंजकता के कारण वे बूंदों को बनाते हैं, ठीक है। पानी ही तो बूंदों को बनाता है ससंजकता के कारण, क्योंकि पानी और उस पानी पे बल लगता है, कोहेसिव फोर्स, तो ये फुला देता है उसको ऐसे, ठीक है। तो कभी देखोगे ना सॉलिड पे बूंद कहाँ बनती, पट पट गिरेगा, पर पानी पर ड्रॉप 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 ऐसे टिप टिप बूंदें गिरेंगी। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल कार्य करता है उस पर, ठीक है। दूसरा, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो कार्य करता है उसको असंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। जैसे गोंद और फेविकोल प्रकृति में चिपकने वाले होते हैं, क्योंकि इनके कण अन्य पदार्थों के कणों पर बल लगाते हैं। अब गोंद है, जैसे दूसरे पे लगा वो चिपक जाएंगे, क्योंकि असंजक बल है ये, है ना। ये कैसे हैं, असंजक बल है, तो वो चिपक जा रहा है, इसलिए उसका भी होना जरूरी। लकड़ी को चिपकाना है, अपना असंजक बल के कारण चिपक जाएगा वो, ठीक है। तो जो विभिन्न पदार्थों में लगता है वो असंजक होता है, जो सेम ही पदार्थों में लगता है, जैसे पानी पानी है ना, वो ससंजक बल हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ आपको तेल और पानी के बीच में, तो ये कौन सा बल होगा, तो इसमें असंजक बल कार्य करेगा। तभी देखो ना, तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिख जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्स नहीं लग पाता है, ससंजक बल नहीं लगता, ठीक है। तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के ससंजक बल से कम, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण कि तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद जो होती है,
तेल के पृष्ठ पर आप डालो जल, सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती, परंतु जल के पृष्ठ पर डाली गई तेल की बूंद एक पतली फिल्म की तरह उसमें फैल जाती है। समझे मेरी बात? अब ये आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि आप पानी में तेल डालते हो तो वो फैल जाता है, और तेल में पानी डालते हो तो हल्की सी बूंद ले लेता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जल के सचंजक बल से कम, जो जल के सचंजक बल होता है कम होता है और तेल के सचंजक बल से अधिक होता है। मतलब ऐसे समझो जैसे तेल है और ये जल है, अब इनके बीच असंजक बल काम करेगा क्योंकि अलग अलग पदार्थ हैं। तेल और जल के बीच जो असंजक बल है जल के ससंजक बल से कम होता है, मतलब असंजक बल जो होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए। और जब तेल डालते हो तो उसमें क्या हो जाता है, असंजक बल कम हो जाता है, ससंजक ज़्यादा हो जाता है। सिंपल सी चीज़, ये याद कर लो, एग्जाम में आपसे ये सब पूछते हैं। दूसरा बात है कैपिलैरिटी या केशिकात्व, जिसकी वजह से देखा होगा लालटेन जलती है, दिया जलता है, ये सब। जैसे कांच की बहुत कम त्रिज्या की दोनों ओर से खुली नली को केश नली या केशिका नली कहते हैं। जैसे अब देख रहे हो ये यहाँ से खुली हुई दोनों तरफ से, बस इसको इसमें डुबा दिया है तो इसको केशिका नली कहते हैं। किसी द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं, बस ये समझ लो। जैसे अभी इसमें आप रबड़ डाल दो, मुंह से ऐसे खींच लो तो पानी सब ऊपर चढ़ने लगेगा, तो बस किसी द्रव को ऊपर और नीचे चढ़ने की जो कला होती है उसी को केशिकात्व कहते हैं। और किसी द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या करता है? जैसे ही आप इसमें फूंक मार के खींचोगे तो ये लिक्विड को क्लोज करता है, मतलब एरिया कम करता है। अब एरिया जैसे ही कम हुआ तो ये ऊपर चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है, ये बहने लगता है। तो केशिकात्व का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव ही होता है। पृष्ठ तनाव क्या करता है? द्रव में होता है और ये खिंचाव को कम कर देता है, ठीक है, तो ये ऊपर चढ़ने लग जाता है। और ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे केश नली में नीचे उतरते हैं। याद रखना, कांच को भिगोएंगे तो केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, कांच को नहीं भिगोएंगे तो वो नीचे ही रह जाएंगे, ठीक है। जैसे किसी केश नली को जल में सीधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर आने वाले जल के तल से ऊपर कुछ ऊंचाई तक बढ़ जाता है, जबकि केश नली को पारे में खड़ा करने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो जैसे मैंने इसमें पारे में डाल दिया, ठीक है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भीग जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? ज़्यादा होगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव कम है, क्यों? क्योंकि ये बहुत चिपचिपा है, बहुत गाढ़ा है। ये बताया था ना, पृष्ठ तनाव डिपेंड करता है लिक्विड पे भी। तो बस सिंपल सी चीज़ है, जब पानी में डालोगे तो ऊपर आ जाएगा, और जब आप पारे में खड़ा करोगे तो नली के भीतर देखो बाहरी तल की अपेक्षा नीचे उतर आता है, इतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसके उदाहरण देख सकते हो, जैसे जल का पौधों के तनों में बनी असंख्य केश नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचना। मतलब जल में जो पौधे में के थ्रू, जड़ों के थ्रू पानी पहुंचता है वो नीचे से ऊपर इसी के थ्रू तो जाता है, केशिकात्व के थ्रू। लालटेन में जो आप जलाते हो वो हो गया, मोमबत्ती में धागे में लाइट जलाते हो वो जलता है, दिया जलता है। फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच से चिरी होती है, देखा होगा ना, फाउंटेन पेन होता है बीच से ऐसे लाइन बनी होती है, इसमें छोटी सी बारीक केश नली बनी जाती है। जब इसे स्याही में आप डुबोते हैं तो देखता होगा ना, स्याही केश नली में ऊपर चढ़ जाती है और रिफिल वाले पेन से लिखाई आराम से हो जाती है। स्याही सोखने का कार्य भी केशिकात्व क्रिया पर निर्भर करता है। जो नहीं आपने लिखा स्याही सोख लिया, वो भी केशिकात्व क्रिया पर ही होता है। तो ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है केशिकात्व के, नोट्स बना के इसको लर्न जरूर कर लीजिए। बार बार ये जो एमसीक्यूज कितने आप करोगे, एमसीक्यू से प्रैक्टिस के लिए, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे कैसे समझ पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल ही बदल देगा, अगर सेम क्वेश्चन नहीं देगा तो आपको अगर चीज़ें पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो सब हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत फिर भी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, श्यानता या विसोसिटी। देखो विसोसिटी क्या होती है? द्रवों का वह गुण जिसके कारण वे अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करती हैं, उसे श्यानता कहते हैं। जैसे आप देखो, वैसलीन लगा लो कहीं पे और हनी लगा लो, तो देखो वैसलीन कितना चिकना कर देती है, मतलब आराम से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मॉइस्चराइज कर देती है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि कम विसोसिटी होती है उसकी। और वही हनी वनी होता है, देखो ना, अगर हनी फैला दो, मतलब पत्थर, अरे क्या बोलते हैं, फर्श पे शहद है, वो उतनी तेज़ी से देखो नहीं फैल पाएगा जितनी तेज़ी से पानी फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि श्यानता ज़्यादा, विसोसिटी ज़्यादा है। तो द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, ठीक है, जिसमें वो चीज़ें विरोध करेंगी उसको श्यानता कहते हैं। जैसे गाढ़े द्रव जैसे ग्लिसरीन है, शहद है, इसमें अधिक श्यानता होती है, और गाढ़े द्रव पतले द्रवों की अपेक्षा शीघ्र ठहर जाते हैं। अब देखो ना, पानी है, फेंको, वो आराम से ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। और गाढ़ा द्रव जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे फैलेगा, है ना, एक ही जगह चिपक जाएगा। द्रवों की श्यानता जो होती है वो ताप के बढ़ने पर घट जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे ना तो विसोसिटी भी कम हो जाएगी। आप हनी को अगर पिघला दो, गर्म कर दो, पानी बन जाएगी पूरी, ठीक है। तो ताप बढ़ाओगे, श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पहली चीज़। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ये याद रखना। गैसों की जो विसोसिटी है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई गैस है ऑक्सीजन, उसको गर्म करा तो वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा टाइट हो जाएगी, वो फैलेगी नहीं फिर, तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है ना, उसकी श्यानता बढ़ जाएगी। और जो द्रव होते हैं उसकी श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। याद रखना पड़ेगा आपको, द्रवों की श्यानता घटती है ताप बढ़ाने पर और गैसों की श्यानता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर।
और ठोसों में श्यानता होती नहीं है, ठीक है। ठोसों में श्यानता विस्कोसिटी नहीं होती है। तो ऐसे याद कर लो भाई, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में होती नहीं है, ठीक है। और जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उसमें ताप बढ़ाओगे तो श्यानता क्या होगी, घट जाएगी। और गैस में ताप बढ़ाओगे तो श्यानता बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे बना लीजिए इसको आप। और श्यानता का एसआई मात्रक जरूर याद रखिएगा, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज, पीआई, बहुत पूछता है। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज। दूसरा मात्रक क्या है, पास्कल भी याद कर सकते हो, न्यूटन सेकंड मीटर -2 भी याद कर सकते हो। कहने का मतलब है कभी एमसीक्यू में दे दे कि श्यानता का एसआई मात्रक क्या पॉइज होता है या नहीं, तो होता है, ये याद रखिएगा। पॉइज भी होता है, बाकी पास्कल भी होता है। आमतौर पर जैसे पतले द्रव होते हैं, पानी, अल्कोहल, गाढ़े तरल जैसे कोल तार है, खून है, ग्लिसरीन, इसकी अपेक्षा में कम श्यान होते हैं। बिल्कुल, ये तो अभी मैंने आपको जो बताया वो याद रखना। अब अगर आपको द्रव के प्रवाह को बनाए रखना है तो श्यान बल के विरुद्ध में आप बाहर से बल लगाओगे। जैसे कोई लिक्विड नहीं फैल रहा है ना, तो आप उसको एक्सटर्नल फोर्स दोगे, पानी डाल दो, कुछ डाल दो, तो वो फैलने लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत विस्कस होता है, मतलब श्यानता ज़्यादा होती है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है उसमें उसको चलाने के लिए, ठीक है। जैसे शहद और ग्लिसरीन जैसे सांद्रित तरल पदार्थ में चिपचिपाहट अधिक होती है, इसलिए कम चिपचिपाहट वाले तरल की तुलना में उनका प्रवाह तेजी से रुक जाता है, ठीक है। तापमान बढ़ता है तो तरल की चिपचिपाहट कम हो जाती है अपने आप, ये भी याद रखना है। तापमान बढ़ाओगे, श्यानता कम हो जाएगी, चिपचिपाहट भी कम हो जाएगी। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है, जबकि गैसों की बढ़ती है, यह भी ऊपर बताया मैंने आपको। कह रहा है एक आदर्श तरल पदार्थ पर श्यानता सदैव शून्य होती है, यह याद रखना। और ठोसों में तो होती ही नहीं है, ठीक है। आदर्श तरल में श्यानता कैसी होती है, शून्य होती है, ठीक है। जैसे अपना लिक्विड लिक्विड वाटर ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं उत्प्लवन बल क्या होता है। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जब किसी भी सॉलिड को या ठोस को आप किसी द्रव में डालते हैं तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभव होता है। जैसे आप देखो ना, आप कोई भी पानी में एक ईंटा पत्थर डाल के डुबा दो अपना हाथ, देखो उसमें लगेगा ही नहीं, आपके अंदर कुछ डाल रखा आपने। क्योंकि भार में यह आभासी कमी जो होती है द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए एक बल के कारण होती है। इसी बल को उत्प्लवन बल या अपथ्रस्ट कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपने पानी में एक लिक्विड फेंक दिया, अब वो ऊपर तैर रहा है, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तभी कोई डूबता भी है ना, तो पहले पानी उसको ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाता है ना, याद रखिएगा। तो अपथ्रस्ट क्या होता है, ये उत्प्लवन बल जो पानी लगाता है ऊपर की तरफ उस द्रव, मतलब उस ठोस पे, ठीक है। और उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। मतलब कहाँ पे काम करता है, गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लवन केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा उत्प्लवन बल ये केंद्र पर लगता है। वाटर ही लगाता है उत्प्लवन बल, मतलब लिक्विड ही लगाएगा, द्रव ही लगाएगा, किसी भी ठोस वस्तु पे लगाएगा जब आप उसको उसमें डालते हो, ठीक है। चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। आर्किमिडीज का क्या है, जैसे आपने बाथ टब देखा होगा, बाथ टब, ठीक है। आप बाथ टब में डूब जाओ, तो जितना आप बाथ टब में जैसे ही आप गिरोगे ना, तो आप उतना ही पानी को बाहर गिरा दोगे जितना आपका क्या होगा, वेट होगा या मास होगा, या जितनी आप जगह लोगे, ठीक है। तो यही इसने देखा, किसने, आर्किमिडीज ने, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। और भार में यह जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब आप ये बाथ टब में लेट गए हो, ठीक है, तो आपकी उतना ही वेट में कमी हो जाएगी जितना आपने पानी हटा दिया है। भाई उतना पानी गिर गया, उस पानी की जगह आपने ले ली तो उसने आपका वेट कम हो गया, ठीक है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सिंपल, कि जब भी किसी द्रव को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी होती है। और ये कमी होती कितनी है, जितना आपने द्रव बाहर गिरा दिया, ठीक है, जितना आपके शरीर ने उस द्रव को हटाया है। अब आपकी जगह पत्थर ले लो बड़ा, आप पत्थर फेंकोगे ना तो उतना पानी डिस्प्लेस हुआ, तो उतनी ही कमी आ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना। तो आर्किमिडीज ने यह भी बताया कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर चाहे पूरी तरह से वो डूबी हो या आंशिक रूप से डूबी हो, ऊपर की ओर लगने वाला बल भी तो उस पर काम करेगा। कितना कम करेगा, जितना उसका बराबर वजन होगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, वस्तु का आभासी भार क्या होता है। आभासी मतलब जो रियल में नहीं है। जैसे पानी में देखो ना, पत्थर डुबा के कभी देखो, हाथ से बड़ा सा ईंटा पकड़ लो तो वो बहुत हल्का लगेगा, क्यों? उसमें आपका अपथ्रस्ट भी काम कर रहा है। अपथ्रस्ट मतलब ये उत्प्लवन बल भी काम कर रहा है ना। तो आभासी भार होता है वास्तविक भार माइनस उत्प्लवन बल। आभासी भार मतलब जैसे मान लीजिए आपको 100 किलो का ही उसको लग रहा है, और हटाया उसने कितना, उत्प्लवन बल, ठीक है। उसने मान लीजिए आप थ्रस्ट काम कर रहा हो उसमें 100 kg का, तो आपको 0 समझ में आएगा आभासी भार, ठीक है। तो वास्तविक भार माइनस हटाया गया द्रव का भार। अब ये डायग्राम देखिए बहुत आसानी से। जैसे ये पूरा लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड में 6 किलो का पत्थर देखिए टांग दिया आपने। जैसे ही 6 किलो का पत्थर इसमें डाला आपने, तो 2 किलो पानी ये देखिए बाहर गिर गया है ना। जैसे डालोगे 2 किलो पानी यहाँ नली से बाहर गिर गया। तो अब जितना पानी ये गिरेगा ना, उतना ही ये बायोंड फोर्स इस पर काम करेगा, है ना। मतलब जो उत्प्लवन बल है उतना ही 2 किलो का बल इस पर काम करता है। तो कहने का मतलब है जितना ये पानी हटाएगा उतना ही बल इस पर ऊपर की तरफ काम कर जाएगा। तो देखिए इसने कितना काम करा, 4 किलो वेट आया इसका, कितना है, 4 किलो। यानी एक्चुअली में ये 6 है, एक्चुअली में इसका वजन कितना है, देखिए रियल में 6 किलो है, पर 2 किलो इसने इसको सपोर्ट दे दिया, तो ये यहाँ से 4 ही दिख रहा है। क्यों 2 किलो दिया, क्योंकि 2 किलो पानी गिरा दिया। ऐसे ही अगर 4 किलो पानी गिरता
तो ये 4 किलो का सपोर्ट दे देता, तो ये 2 ही किलो दिखता। ठीक है, तो जितना पानी वो गिराएगा, जितना भार वो गिराएगा, उतनी ही जगह उसको लेनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, ये समझ लीजिए। चलो भैया, स्विमिंग सीखनी है तो एक लास्ट तैरने का नियम देख लेते हैं कि कैसे तैरा जाता है। देखिए बहुत आसान है, बस ये 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। जैसे एक लिक्विड है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला आपने जिसका वेट है W, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी आप पानी में किसी चीज़ को डालते हो तो वो ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, ठीक है, उत्प्लवन बल जिसको बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, F। तो जब देखो, आप खुद ही सोचो, इसका भार अगर ज़्यादा है और F का कम है, मतलब W का भार ज़्यादा है और F का कम है, तो ये इतना तेज़ी से भार लगाएगा ना, अंदर फक से डूब जाएगा, तो ये डूब जाएगा, सिंपल सी चीज़। और जब F ज़्यादा होगा, मान लीजिए ये अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है लिक्विड का, और ये वेट कम है जैसा लकड़ी में होता है, तो ये तैरता रहेगा, है ना। यानी F W से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तैरेगा आराम से, ये ऊपर ही रहेगा, है ना, ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और जब दोनों बराबर होंगे तो मस्त वो तैरता रहेगा, है ना, तब वो कैसा होगा, तैरता दिखाई देगा। और जब F ज़्यादा होगा तो वो उसको ऊपर की ओर पूरा उठा देगा। 3 केस होते हैं ये, ठीक है, समझ गए होगे आई होप। तो जैसे जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो 2 बल काम करते हैं, एक उसका भार जो आप डाल रहे हो पानी में, और एक जो लिक्विड है उसका भार। ठीक है, तो 3 कंडीशन बनती है। जब WF से ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो वस्तु द्रव में क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। और जब दोनों बराबर हो तो मस्त तैरती रहेगी। और जब F ज़्यादा हो, W कम हो, मतलब जो पानी का बल है वो ज़्यादा हो और पदार्थ का भार कम है, तो मस्त उसको ऊपर की ओर उठाए रहेगी, ऊपर की ओर। ठीक है, और किसी ठोस का भाग कितना पानी में डूबेगा कितना नहीं, ये उसकी डेंसिटी पे, घनत्व पे निर्भर करता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी देखो नहीं, कुछ भी अंश नहीं डूबेगा, और थोड़ा सा ग्लास वगैरह है वो हल्का सा चला जाएगा, है ना, तो डेंसिटी पे भी निर्भर करता है। जैसे जहाज देखो नहीं डूब पाता, पर थोड़ा सा अंदर रहता है, ठीक है, हल्का सा हिस्सा, ठीक है, तो वो उस पर भी निर्भर करेगा। तो ठोस के डूबे भाग का आयतन, ठोस का कुल आयतन इज इक्वल टू ठोस का घनत्व या द्रव्यमान। यानी अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ठोस का कम भाग डूबेगा, और कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा। यदि ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो ठोस द्रव में तैरेगा। मतलब फिर से समझो, अब जैसे पानी और पेट्रोल है, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे ना, तो पेट्रोल में उसका कम हिस्सा डूबेगा। पेट्रोल में क्या होगा, ठोस, जैसे मैंने कोई पदार्थ डाल दिए, लोहा डाल दिए, तो इसका कम हिस्सा किस में डूबेगा, पेट्रोल में। याद रखो, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसमें ठोस कम डूबता है, ठीक है, और जिसमें घनत्व कम होगा उसमें डूब जाएगा। ठीक, ये सिंपल सी चीज़ है। तो बस यहीं पे वीडियो करते हैं। पास्कल लॉ कल से शुरू करेंगे। पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जल्दी फिजिक्स आपको खत्म होती मिलेगी। इसके बाद केमिस्ट्री और बायो करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, अच्छे से इन टॉपिक को कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, इससे बहुत MCQs बनेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़िए इसको, कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव, ये सब पढ़ लीजिए एक बार। कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है। बाकी इंस्टाग्राम पर मुझ पर जुड़ने के लिए आप आशीष तिवारी 1188 करके जोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करा है तो इस चैनल पे ही आपको, जैसे UPP से रिलेटेड न्यूज़ का मेन चैनल, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर अपडेट वहाँ मिल जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।